और मुझे अबाउट 1000 यूरोज की स्कॉलरशिप मिली आज से 7 साल पहले ग्रीस जाने के लिए और अपना वर्क प्रेजेंट करने के लिए। लेकिन वहाँ के लोग सिर्फ अपनी ही लैंग्वेज बोलना पसंद करते हैं। अगर वो इंग्लिश जानते भी हैं तो भी वो जर्मन में बात करना पसंद करते हैं। 1 से 1.5 लाख का खर्चा आता है वहाँ पे 1 महीने का रहने का। तो हाँ जी, ये काफी एक्सपेंसिव हो सकता है यूरोपियन कंट्रीज में। एक बार ऐसा वक्त आया जब मुझे लगा कि अब और मुझसे नहीं हो पाएगा। तो अगर आप स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर जिशा सरीन और मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, कॉस्मेटिक सर्जन हूँ, न्यू दिल्ली, इंडिया से। तो जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरी स्किन काफ़ी अच्छी हुआ करती थी, जैसे कि आप कह सकते हैं पोस्टर बेबी की होती है, और मुझे काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स मिलते थे। लेकिन जैसे ही मैं एक टीनेजर बनी तो मेरी स्किन पे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई। सबसे कॉमन जो टीनेज प्रॉब्लम होती है वो है पिंपल, और धीरे धीरे करके मेरा चेहरा पूरा भर चुका था पिंपल से। और मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये मेरे मेंटल हेल्थ को, मेरी कॉन्फिडेंस को काफ़ी इम्पैक्ट कर रहा है। सब लोग मुझसे पूछने लग गए, ये आपके चेहरे पे क्या हो रहा है? आप ठीक से खा तो रहे हो? आपको कुछ बीमारी तो नहीं हो रही है? आपका चेहरा तो बड़ा साफ हुआ करता था। अब मेरे फादर, जो खुद एक डर्मेटोलॉजिस्ट है, ना उन्हें ये सुनना पसंद था और ना मुझे। तो उन्होंने एक दिन बैठ के मुझे पूरा समझाया कि पिंपल्स होते क्या हैं, बनते कैसे हैं, खाने से कितना प्रॉब्लम होता है और कितनी लंबी एक कंडीशन चलेगी। जितने प्यार से और अच्छे से बैठ के उन्होंने मुझे समझाया, मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस आया कि धीरे धीरे ट्रीटमेंट लेने के बाद मैं अपनी स्किन को क्लियर कर पाऊंगी। और मैं सोचती थी कि जैसे किसी ने मुझे प्यार से बैठ के पूरा समझाया, काश मेरे बाकी फ्रेंड्स जिन्हें सबको पिंपल्स की प्रॉब्लम थी, काश उन्हें भी कोई ऐसे ही समझा सकता, तो एज अ टीनेजर उन्हें काफ़ी रिलैक्स्ड फील होता। और इसी ने मुझे मोटिवेट किया खुद एक डर्मेटोलॉजिस्ट बनने से। तो मैं बात करने वाली हूँ अपनी जर्नी पे कि मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट कैसे बनी और क्या क्या डिग्रीज मुझे लगता था कि ज़रूरी होती हैं ताकि हम पेशेंट्स को अच्छी सर्विस दे पाएं। तो ये तो मुझे पता था कि डॉक्टर बनने का सफ़र आसान नहीं होगा और बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसीलिए मैंने, जब मैं 11th 12th में आई, तब मैंने अपने आप को अंडरग्राउंड कर दिया और बिल्कुल पढ़ाई में मैं घुस गई, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, स्पेशली अगर आप चाहते हैं कि आपका डॉक्टर बनने में ज़्यादा खर्चा ना हो, क्योंकि सरकार आपके लिए काफ़ी मेडिकल कॉलेजेस लेकर आती है और उनमें मेडिकल की पढ़ाई काफ़ी लेस एक्सपेंसिव होती है। तो मुझे यही करना था। तो 2 साल तक मैंने बहुत पढ़ाई की। मैं कोटा भी गई। कोटा में मैं 1 साल रही अपने 12th स्टैंडर्ड में, और मैंने वहाँ पे कोचिंग क्लासेस ली, और वहाँ पर भी मैंने कोई नए दोस्त नहीं बनाए। आई डोंट थिंक मेरा कोटा में एक भी नया फ्रेंड बना, लेकिन इसने मुझे काफ़ी हेल्प किया ताकि मैं अपनी पढ़ाई को बहुत टाइम दे पाऊँ। 8 से 9 महीने की रिगरस ट्यूशनिंग और कोचिंग के बाद मैंने अपनी एंट्रेंस एग्जाम लिखी, और फॉर्चुनेटली पहली बार में मैं एक अच्छी रैंक ला पाई। इसके कारण मैंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक सीट सिक्योर कर ली अपने लिए। अब मुझे ये तो पता था कि मुझे बनना है डर्मेटोलॉजिस्ट, और एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद मुझे फिर से एक और एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करनी थी टू बी अ डर्मेटोलॉजिस्ट, जिसे कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन एमडी डिग्री। स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनने की डिग्री का सफर होता है 3 से 5 साल का। डर्मेटोलॉजी में वो फॉर्चुनेटली 3 साल का होता है। इन 3 सालों में हमारी काफ़ी रिगरस ट्रेनिंग होती है। स्किन, हेयर, नेल्स, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, सब के बारे में हमें बहुत गहराई में पढ़ाया जाता है, और इनके पेशेंट्स हम देखते हैं। जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेडिकल स्कूल्स में अक्रॉस द वर्ल्ड, वो डर्मेटोलॉजिस्ट को प्रमोट करने के लिए फ्री स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स रोल आउट करती हैं, और ये मैंने देखा ऑनलाइन। तो मैंने ऐसी ही एक कॉन्फ्रेंस के लिए अप्लाई कर दिया जो ग्रीस में थी। मैंने एक रिसर्च पेपर सबमिट किया जो मैंने अपने मेडिकल स्कूल में अपने प्रोफेसर की मदद से प्रिपेयर किया था, और मेरा ये पेपर सेलेक्ट हो गया, और मुझे अबाउट 1000 यूरोज की स्कॉलरशिप मिली आज से 7 साल पहले ग्रीस जाने के लिए और अपना वर्क प्रेजेंट करने के लिए। वहां जाके मैं दुनिया से आए हुए अदर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो डर्मेटोलॉजी या स्किन को पढ़ रहे थे, उनसे मिली, उनसे इंटरेक्ट किया, और मुझे ये रियलाइज हुआ कि स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपनी नॉलेज को और ब्रॉडन करने का, और दुनिया में होने वाली अलग अलग स्किन कंडीशंस, स्किन प्रॉब्लम्स के बारे में समझने का। तो ऐसे ही जब मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री खत्म होने वाली थी, उसके पहले मैंने दुनिया की बाकी यूनिवर्सिटीज, उनके डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट्स में लेटर्स लिखना शुरू कर दिया। इनको कोल्ड ईमेल्स कहते हैं, और मैंने रिक्वेस्ट की कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं ज़्यादा खर्चा नहीं उठा सकती, तो प्लीज़ मुझे आपकी यूनिवर्सिटी में एज एन एक्सचेंज स्टूडेंट एक्सेप्ट किया जाए। और मुझे कई यूनिवर्सिटी से एक पॉजिटिव रिप्लाई भी आया, क्योंकि कई सारी यूनिवर्सिटीज टैलेंट को फ्री में सिखाना और पढ़ाना चाहती हैं, और मैंने इसी का फ़ायदा उठाया। मैं एस्थेटिक मेडिसिन यानी कि कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट सीखना चाहती थी, जो हमारी कंट्री में अभी भी कम थे।
इसीलिए मैंने मिडिल ईस्ट को टारगेट किया बिकॉज मिडिल ईस्ट की मार्केट कॉस्मेटोलॉजी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और वहाँ के पेशेंट्स, वहाँ के स्टूडेंट्स काफ़ी ओपन माइंडेडली एक्सेप्ट करते हैं कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स को। तो मैंने कुछ ईमेल्स लिखना शुरू किए टर्की में, ईरान में, दुबई में, और मुझे 1-2 यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस आ गया। मिडिल ईस्ट की खास बात यह है कि वहाँ के लोग काफ़ी हॉस्पिटेबल होते हैं और वो कोशिश करेंगे कि वो आपको एज अ स्टूडेंट भी काफ़ी कंफर्टेबल करे अपनी कंट्री में। तो मैंने सोचा मैं जाऊँगी तेहरान जो ईरान में है और उनकी मेडिकल यूनिवर्सिटी के डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट में मैं अपनी आगे की पढ़ाई जो कॉस्मेटिक की पढ़ाई होगी वो कंटिन्यू करूंगी। अपने ट्रैवल के खर्चे के अलावा मुझे उस यूनिवर्सिटी ने कोई खर्चा खुद करने नहीं दिया और उन्होंने मेरी सारी पढ़ाई की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। वहाँ पे रह के मैंने ये सीखा कि एक एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है। एक्सपर्ट्स की कदर की जाती है और अगर आप अपनी फील्ड में मास्टर हैं तो आपकी वैल्यू काफ़ी हाई होती है। लेकिन कॉस्मेटिक्स सीखने से मेरा जी नहीं भरा था, तो मैंने सोचा कि अब मुझे थोड़ा एलर्जीज़ के बारे में सीखना चाहिए जो हमारे कंट्री में एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है और बहुत लोग इससे सफ़र करते हैं। तो मैंने ऐसी ही कुछ ईमेल्स जर्मनी में भी लिखी जो एक कंट्री है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े एलर्जी सेंटर्स हैं दुनिया के, काफ़ी रिसर्च वर्क होता है और फॉर्चुनेटली वहाँ की वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी से भी मुझे रिप्लाई आ गया। वहाँ पर मैं गई लुडविग मैक्सिमिलियन यूनिवर्सिटी में जो म्यूनिक जर्मनी में है। लेकिन वहाँ का बहुत सारा खर्चा मुझे खुद उठाना पड़ा, बट वहाँ मेरी ट्यूशन फीस नहीं लगी। अगर आप एक यूरोपियन कंट्री में रहने जाते हैं एज अ स्टूडेंट तो मेरी सलाह है कि आप वहाँ पे एयरबीएनबीज या वहाँ पे आप booking.com पे लिस्टेड अपार्टमेंट्स में रह सकते हैं। वो आपके लिए काफ़ी लेस एक्सपेंसिव होते हैं। 1 से 1.5 लाख का खर्चा आता है वहाँ पे 1 महीने का रहने का। तो हाँ जी, ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो सकता है यूरोपियन कंट्रीज़ में। मिडिल ईस्ट ऐसी कंट्री है जो काफ़ी हॉस्पिटेबल है और वहाँ मुझे कोई चैलेंज फील नहीं हुआ। वहाँ हमें काफ़ी कंफर्टेबल किया जाता है। मैं एक वेजिटेरियन हूँ और मिडिल ईस्ट में काफ़ी नॉनवेज एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन फिर भी वो किसी ना किसी तरह से मेरे लिए वेज फूड ढूंढ के ले आते थे, मेरे कलीग्स, मेरे डॉक्टर्स, और मुझे उन्होंने काफ़ी अच्छा फील करवाया। जर्मनी एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे वीगनिज्म काफ़ी पॉपुलर है और वहाँ मुझे अपना खाना ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन वहाँ के लोग सिर्फ अपनी ही लैंग्वेज बोलना पसंद करते हैं। अगर वो इंग्लिश जानते भी हैं तो भी वो जर्मन में बात करना पसंद करते हैं और मुझे लगता है ये काफ़ी बड़ा चैलेंज हो सकता है अगर आप एक फॉरेन लैंग्वेज स्पीकिंग कंट्री में जाते हैं तो ये बात है 2019 की, जब मैं दिसंबर में वापस इंडिया आ गई अपनी सारी पढ़ाई पूरी करके। और दिसंबर 2019 में हमने देखा कि कोविड जो वुहान चाइना में फैल रहा था अब वो धीरे धीरे दुनिया में भी फैलने लग गया था। और जब मैं इंडिया आई और मुझे अपनी क्लिनिक खोलनी थी तो सडनली हम चले गए लॉकडाउन में। एक नई नई डॉक्टर जो बहुत एक्साइटेड थी अपनी क्लिनिक खोलने में, लेकिन मेरे ये प्लान्स पॉज करने पड़े मुझे क्योंकि कोविड हर जगह फैल चुका था और हम सब लॉकडाउन में थे। जो बाकी दुनिया के डॉक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे थे कोविड-19 से फाइट करने में, मैं एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट बिल्कुल हेल्पलेस थी क्योंकि हमारी किसी को ज़रूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी मेरा मन था कि मैं किसी तरह से कंट्रीब्यूट करूं। तो मैंने एक नोएडा बेस्ड चैरिटी फर्म के साथ टाई अप किया कि मैं ऑनलाइन पेशेंट्स देख के जो भी उनकी फीस होती है वो डोनेट करूंगी उस चैरिटी में, और ये चैरिटी कोविड वॉरियर्स को मेडिकल सप्लाईज प्रोवाइड करती थी। लेकिन फीस पे करने के लिए होने चाहिए पेशेंट्स, और तब मैं नई डॉक्टर थी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि घर बैठे बैठे सोशल मीडिया का यूज़ किया जाए पेशेंट्स को बताने में कि मैं एक नई डॉक्टर हूँ और आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। इस तरह से मैंने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे अपनी जर्नी शुरू की और मैं बनाने लग गई स्किन और हेयर रिलेटेड वीडियोस। और क्योंकि हम सब लॉकडाउन में थे और लोग सेल्फ केयर में इंटरेस्टेड होने लगे, इसीलिए मेरी वीडियोस काफ़ी लोगों ने पसंद की और मेरा चैनल धीरे धीरे बढ़ने लग गया। उनमें से बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए रिक्वेस्ट की क्योंकि वो घर पे बैठे बैठे अपनी स्किन को ठीक करना चाहते थे जब वो खुद भी ब्रेक ले रहे थे अपने काम से। और ये सारी फीस हम डोनेट करते थे उस चैरिटी में जिनसे हमने टाई अप किया था। जब लॉकडाउन लिफ्ट हुआ इंडिया में पहली बार, उसके बाद मैंने अपना क्लिनिक शुरू किया और पिछले 3 साल से अब मैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी हूँ। तो अगर आप स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको रखने पड़ेंगे अपने पास। इनमें सबसे ज़रूरी होता है आपके 10th और 12th स्टैंडर्ड की मार्कशीट, उसके बाद की आपकी जो डिग्रीज़ हैं वो। उसके अलावा आप अपनी यूनिवर्सिटी से, अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से या अपने प्रोफेसर से लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस ले सकते हैं और ये काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करती हैं टू पोजीशन यू। इसके अलावा आपके पास पासपोर्ट, उस कंट्री का वीज़ा होना चाहिए और वीज़ा तब तक एक्सटेंड करना चाहिए जब तक आप उस कंट्री से वापस ना आ जाएं। कई यूनिवर्सिटीज़ आपसे ये भी पूछेंगी कि आपको फंड कौन कर रहा है। जनरली स्टूडेंट्स के लिए पेरेंट्स फंडिंग करते हैं तो उनकी बैंक डिटेल्स और उनकी ITR फाइलिंग्स भी रिक्वायर्ड होती हैं सबमिशन के लिए। तो अगर कोई भी यंग स्टूडेंट मेरे पास आता है और मैं उनसे पूछती हूँ आपको क्या बनना है और वो कहते हैं हमें डॉक्टर बनना है, तो मैं उन्हें एंकरेज करती हूँ कि वो एक डर्मेटोलॉजिस्ट बने। ना ही ये एक मेडिकल फील्ड है जिसमें एक्सपर्टीज की काफ़ी वैल्यू है, बट आज के ज़माने में बहुत लोग अपने ऊपर मतलब सेल्फ केयर के ऊपर ध्यान देना चाहते हैं
और कई बार हमें एक एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है क्योंकि स्किन एक बहुत बड़ा ऑर्गन है बॉडी का एंड इट नीड्स मेडिकल एडवाइस। डर्मेटोलॉजी में वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी अच्छा है स्ट्राइक करना। मेरी बेटी है 2 साल की, उसको स्कूल छोड़ने के बाद मैं अपनी प्रैक्टिस करती हूँ, लेकिन मैं टाइम पे घर भी पहुँच जाती हूँ ताकि मैं उसके साथ कुछ वक्त बिता सकूँ। जब इंडिया में मैं पहली बार मेडिकल कॉलेज में गई तो वहाँ पे मैं काफ़ी स्टूडेंट्स को जानती थी, तो एक बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर था। बहुत सारे हम स्टूडेंट्स बायोलॉजी में या तो कोचिंग में या फिर स्कूल में साथ में पढ़ते थे, तो आई वॉज़ वेरी कंफर्टेबल जब मैं पहली बार अपने इंडियन मेडिकल स्कूल में गई। लेकिन बाहर ऐसा नहीं था। वहाँ पे लैंग्वेज भी डिफरेंट थी, वहाँ पे लोग भी डिफरेंट थे, उनके तौर तरीके भी डिफरेंट थे। ईरान में पहनावा भी अलग था और जर्मनी में भी पहनावा बहुत अलग था। तो इन कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से मुझे कुछ समय लगा वहाँ पे एडजस्ट करने में। तो जब मैं मेडिकल स्कूल में गई तो हमने जैसे देखे हैं कॉलेजेस मूवीज़ में, वैसा मेडिकल कॉलेज बिल्कुल नहीं होता है। वहाँ पे काफ़ी सीरियस एनवायरनमेंट होता है, वहाँ डेड बॉडीज़ होती हैं, वहाँ पे पेशेंट्स होते हैं और वहाँ पे काफ़ी सीरियस एटमॉस्फेयर होता है। तो तब मुझे पहले दिन से लग गया कि अब मैं एक प्रोफेशनल कॉलेज में आ चुकी हूँ और मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल चुकी है। जब हम फर्स्ट ईयर मेडिकल स्कूल में जाते हैं इंडिया में तो डेफिनेटली देयर इज़ अ सीनियर जूनियर डिफरेंस और हमें वो रिस्पेक्ट करना होता है। हमारे सारे सीनियर्स हमारे प्रोफेसर्स की तरह ही होते हैं और हम उन्हें सर या मैडम करके ही बुलाते हैं क्योंकि काफ़ी चीज़ें हम उन्हीं से सीखते हैं। लेकिन बाहर के देशों में ऐसा नहीं है। जब मैं जर्मनी गई तो मैंने देखा कि वहाँ के मेडिकल स्टूडेंट्स अपने प्रोफेसर्स को नाम से बुलाते हैं और ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है हमारे और बाहर के देशों के मेडिकल कॉलेजेस में। तो जब मैंने प्लान किया मैं जर्मनी जाऊँगी तो मैंने वहाँ पे एयरबीएनबी या booking.com से ऑप्शंस देखना शुरू कर दिए। मैंने अपार्टमेंट्स की लिस्टिंग देखी। बहुत सारे फेसबुक पे भी ग्रुप्स हैं जहाँ पे स्टूडेंट ग्रुप्स हैं यूरोप के, अलग अलग कंट्रीज़ के, जो आप सर्च कर सकते हैं और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लब करके एक साथ अपार्टमेंट में रहते हैं ताकि आपका खर्चा कम हो। तो मेरी मेडिकल स्टडीज़ में भी एक बार ऐसा वक्त आया जब मुझे लगा कि अब और मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आगे का रास्ता बहुत बड़ा भी है और बहुत ज़्यादा खुला भी है। आपको सिर्फ अपने ऑप्शंस को वे करना है। आप किसी भी डिग्री को छोटा मत समझिए। अगर आपको लगता है कि किसी पॉइंट पे आके आप अटक गए हैं तो बाहर की दुनिया खुली है। उनके मेडिकल कॉलेजेस में, उनके यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स चाइना, रशिया, मॉरिशस या फिर यूक्रेन जाके अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं। उसके बाद इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए उन्हें एक छोटी सी एग्जाम लिखनी होती है। तो किसी भी वक्त आप ये मत समझिए कि क्योंकि मैं मेडिकल कॉलेज में इंडिया में नहीं घुस पाई या किसी भी और फील्ड में आप इंडिया में नहीं एंट्री ले पाई यूनिवर्सिटी में, तो आप बाहर के देशों में जाके इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं बिकॉज एजुकेशन इज इक्वल एवरीवेयर। तो मेरा आपसे यही सजेशन है कि आप हमेशा ऊंचा सोचिए और अपने ड्रीम्स के लिए मेहनत कीजिए। उसके लिए क्यों ना आपको सोशल लाइफ से थोड़ा सा विड्रॉ होना पड़े, लेकिन अगर कोई दिक्कत आती है तो आप अदर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना मत भूलिए और किसी भी समय अपने आप को परेशान ना कीजिए। इसी के साथ मैं जोश टॉक्स का धन्यवाद करना चाहूँगी मुझे यहाँ बुलाने के लिए और मेरी जर्नी शेयर करने के लिए।